नमस्कार विद्यार्थियों। जी नमस्कार। वागले एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस विशेष गहन चर्चा में हम भारतीय संविधान के कुछ बहुत ही जटिल और महत्वपूर्ण हिस्सों को डिकोड करने वाले हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा साझा करना चाहती हूँ। बिल्कुल बताइए। 1 अरब 40 करोड़ की आबादी वाले इस देश में पूरी राष्ट्रीय विधायी प्रक्रिया को ठप करने के लिए मात्र 55 लोगों की जरूरत होती है। हाँ, ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना? मतलब अगर देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी हमारी लोकसभा में सिर्फ 54 लोग मौजूद हों तो लोकतंत्र का ये सर्वोच्च मंदिर काम ही नहीं कर सकता। कोई कानून पास नहीं हो सकता, कोई बहस नहीं हो सकती। एकदम सही। और आज हम इसी तरह के उन छिपे हुए गणितीय नियमों और रणनीतिक पैंतरों को डिकोड करने वाले हैं जो इस पूरी राजनीतिक मशीनरी को असल में चलाते हैं। बिल्कुल। और आज की इस कक्षा में हमारा मुख्य आधार है वागले एकेडमी द्वारा तैयार किए गए टॉपर स्टाइल स्ट्रक्चर्ड नोट्स। ये वही नोट्स हैं जिन्हें विशेष रूप से उन अभ्यर्थियों के लिए डिजाइन किया गया है जो यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। जी, और आज हमारा लक्ष्य सिर्फ परीक्षा के लिए अनुच्छेदों को रटना नहीं है, बल्कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना है जिस पर ये पूरा देश काम करता है। तो विद्यार्थियों, यदि आपको ये वीडियो और हमारी चर्चा पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और हाँ, परीक्षाओं की सटीक तैयारी और शुद्ध हिंदी में बेहतरीन डिजिटल नोट्स के लिए वागले अकादमी को अभी सब्सक्राइब करें। बिल्कुल, और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि कोई भी क्लास मिस न हो। तो ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। देखिए, बाहर से देखने पर यह संसद, विधानसभाएं या मंत्रिमंडल केवल भव्य इमारतों और लाल बत्तियों का एक समूह लग सकते हैं। सही बात है। लेकिन अगर हम वागले अकादमी के इन नोट्स की गहराई में जाएं, तो पता चलता है कि हर एक नियम, हर एक कोरम के पीछे एक बहुत ही ठोस और कई बार तो हैरान करने वाला तर्क छिपा है। तो चलिए सरकार रूपी इस विशाल कॉर्पोरेट मशीन के मैनेजमेंट से शुरू करते हैं। जी। अगर हम देश की व्यवस्था को एक बड़ी कंपनी की तरह देखें तो देश के नागरिक उस कंपनी के शेयर धारक हो गए। राइट। एकदम सटीक एनालॉजी है। हाँ। और जो राष्ट्रपति हैं या राज्यों में राज्यपाल हैं, वो उस कंपनी के फॉर्मल सीईओ या अध्यक्ष हैं। मतलब उनका नाम कंपनी के हर आधिकारिक दस्तावेज पर होता है। बिल्कुल साइन होने के होते हैं। लेकिन शेयर होल्डर्स की गाड़ी कमाई का क्या होगा, कंपनी किस दिशा में जाएगी, इसके असली फैसले तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मैनेजमेंट टीम लेती है। और इसी मैनेजमेंट टीम को हम संविधान की भाषा में मंत्रिपरिषद कहते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इस मशीन का जो ब्लूप्रिंट बनाया ना, वो बेहद सुंदर है। अच्छा, कैसे? देखिए, जो कोड दिल्ली के लिए लिखा गया वही हूबहू राज्यों के लिए भी कॉपी पेस्ट किया गया। अगर आप नोट्स के अनुच्छेदों पर गौर करें तो केंद्र में अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राइट। और ठीक इसी तर्ज पर राज्य में अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। अरे वाह! यानी जो काम दिल्ली में मैनेजमेंट टीम कर रही है वही काम लखनऊ, पटना या भोपाल में भी हो रहा है। बिल्कुल। और ये ढांचा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। अनुच्छेद 75 के तहत केंद्र में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, जबकि राज्यों में अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। मतलब पूरी तरह से समरूपता है। जी। और तो और कानूनी सलाहकारों के मामले में भी यही है। केंद्र सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हैं। हाँ, महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल। और वहीं राज्यों के लिए अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल की व्यवस्था है। ये एक ऐसा शानदार फ्रेमवर्क है जो ऊपर से नीचे तक एक ही लय में काम करता है। जरा रुकिए, ये समरूपता कागजों पर तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं सोच रही थी कि अगर ये मैनेजमेंट टीम इतनी ही ताकतवर है तो सत्ताधारी पार्टी को क्या रोकता है कि वो अपने हर असंतुष्ट सांसद को मंत्री बना दे? आपका मतलब है कि सबको खुश करने के लिए? हाँ, मतलब अगर सरकार को अपना बहुमत बचाना है तो क्या वे 100 लोगों को मंत्री नहीं बना सकते? इससे तो पूरी कैबिनेट ही भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का एक बड़ा केंद्र बन जाएगी ना। ये बहुत ही व्यावहारिक सवाल है और आपको बता दूं, इतिहास गवाह है कि असल में ऐसा ही होता था।
सच में? जी हाँ, 1990 के दशक में जब गठबंधन सरकारों का दौर था, तब सरकारों को गिरने से बचाने के लिए जंबो कैबिनेट बनाए जाते थे। जंबो कैबिनेट मतलब बहुत सारे मंत्री? बिल्कुल, विधायकों को खुश करने के लिए बिना काम के नए नए मंत्रालय गढ़े जाते थे, केवल इसलिए ताकि उन्हें लाल बत्ती की गाड़ी और मंत्री पद का रुतबा मिल सके। बाप रे, इससे तो सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ता होगा। बहुत ज्यादा। और इसी विकृति को रोकने के लिए साल 2003 में 91st संविधान संशोधन लाया गया। और इस संशोधन ने क्या किया? इसने एक बहुत ही सख्त सीमा तय कर दी। इसके अनुसार केंद्र में मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सीटों के 15% से अधिक नहीं हो सकता। अच्छा, केवल 15%? जी। और राज्यों में भी विधानसभा की कुल सीटों के 15% से अधिक नहीं हो सकता। साथ ही कुछ छोटे राज्यों के लिए न्यूनतम संख्या 12 मंत्री तय की गई। मतलब एक गणितीय सीमा ने उस अनियंत्रित तुष्टीकरण की राजनीति पर एक मजबूत ब्रेक लगा दिया। एकदम सही। इस मैनेजमेंट टीम के काम करने के तरीके से जुड़ा एक और नियम है नोट्स में, जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। अनुच्छेद 88। जी, अनुच्छेद 88। इसके अनुसार कोई भी मंत्री संसद के किसी भी सदन में जा सकता है, बहस में हिस्सा ले सकता है, लेकिन वोट सिर्फ उसी सदन में देगा जिसका वो सदस्य है। बिल्कुल। इसे ऐसे समझें कि कोई मंत्री किसी नीति का प्रोजेक्ट मैनेजर है। मान लीजिए वो राज्यसभा का सदस्य है, लेकिन उसके मंत्रालय से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण बिल लोकसभा में पेश किया गया है, तो उसे वहां जाकर सांसदों के तीखे सवालों का जवाब देना ही होगा। मतलब वो ये नहीं कह सकता कि मैं इस सदन का नहीं तो मैं जवाब नहीं दूंगा। बिल्कुल नहीं। कार्यपालिका को विधायिका के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, जब बात फैसले की आएगी, यानी वोटिंग की, तो वो अपने मूल सदन में ही जाएगा। अब चूंकि हमने इस मैनेजमेंट टीम को समझ लिया है, तो ये सवाल उठता है कि इन पर नियंत्रण कौन रखता है? जी। अगर ये मंत्री इतने ताकतवर हैं, तो इन्हें तानाशाह बनने से कौन रोकता है? और यही हमें हमारे अगले विषय की ओर ले जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी हमारी विधायिका, जिसे हम संसद और राज्य विधानमंडल कहते हैं। राइट। अनुच्छेद 79 के तहत संसद के 3 हिस्से होते हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अगर हम संसद की इस वास्तुकला को समझें, तो ये स्पष्ट होता है कि 2 अलग-अलग सदन आखिर क्यों बनाए गए। देखिए, अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा आती है, जिसे निम्न सदन कहा जाता है। हाँ, ये जनता का सीधा प्रतिनिधित्व करती है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है और इसके बाद ये पूरी तरह भंग हो जाती है। यहाँ न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। लेकिन सिर्फ एक सदन होना खतरनाक हो सकता है। खतरनाक कैसे? सोचिए, कोई लोक लुभावन लहर चल रही हो या कोई बहुत बड़ा भावनात्मक मुद्दा हो, तो ऐसी सरकार आ सकती है जो जल्दबाजी में गलत कानून बना दे। और यहीं पर राज्यसभा की भूमिका शुरू होती है। बिल्कुल, जिसका वर्णन अनुच्छेद 80 में है। ये उच्च सदन है और सबसे अहम बात, ये एक स्थायी सदन है। ये कभी भंग नहीं होता। मतलब कल्पना कीजिए, अगर किसी समय लोकसभा भंग हो और देश में कोई बड़ा संकट आ जाए, तो राज्यसभा उस शून्यता को भरती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और हर 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। अच्छा, 1/3 सदस्य हर 2 साल में? जी, यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यहाँ न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, जो एक तरह की वैचारिक परिपक्वता सुनिश्चित करने का प्रयास है, और अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, जिसमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं ना? बिल्कुल, कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों से। ये तो केंद्र का बहुत ही तार्किक ढांचा हो गया। लेकिन जब हम राज्यों की ओर मुड़ते हैं, तो वागले अकादमी के नोट्स बताते हैं कि अनुच्छेद 168 के तहत राज्य विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद शामिल होते हैं। जी हाँ, विधानसभा तो बिल्कुल लोकसभा जैसी हो गई, सीधे जनता द्वारा चुनी गई। लेकिन यहाँ एक बड़ा विरोधाभास है। देश के सभी राज्यों में ये उच्च सदन यानी विधान परिषद है ही नहीं। हाँ, ये एक रोचक तथ्य है। केवल 6 राज्यों में है: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अगर केंद्र में संतुलन के लिए 2 सदन जरूरी हैं, तो बाकी राज्यों के साथ ये भेदभाव क्यों? देखिए, ये भेदभाव नहीं है, ये असल में राज्यों को दिया गया एक विकल्प है। विकल्प? हाँ, अनुच्छेद 169 इसे बहुत स्पष्ट रूप से समझाता है। विधान परिषद को बनाना या खत्म करना पूरी तरह से उस राज्य की विधानसभा की इच्छा पर निर्भर है। अच्छा, मतलब वो खुद तय करते हैं? बिल्कुल। अगर किसी राज्य की विधानसभा अपने 2/3 विशेष बहुमत से ये प्रस्ताव पास कर दे कि उन्हें विधान परिषद चाहिए,
और फिर संसद उस पर मोहर लगा दे तो वो बन जाती है। तो फिर बाकी राज्य इसे क्यों नहीं अपनाते? इसके दो बड़े कारण हैं। पहला है आर्थिक बोझ। एक पूरा नया सदन चलाने का मतलब है सैकड़ों नए विधायकों का वेतन, भत्ते और सदन का भारी खर्चा। छोटे राज्य ये वहन नहीं कर सकते। सही बात है। और दूसरा कारण? दूसरा ये कि कुछ राज्यों का मानना है कि ये कानून बनने की प्रक्रिया को सिर्फ धीमा करता है। जो राज्य बड़े हैं, जहां आबादी बहुत ज्यादा है, केवल उन्हें ही इस दूसरे स्तर के विमर्श की आवश्यकता महसूस होती है। ठीक है, समझ गई। लेकिन जिन 6 राज्यों ने इसे अपनाया है, उनके चुनाव का जो तरीका है वो तो किसी बहुत ही जटिल गणितीय पहेली जैसा लगता है। हाँ, वो थोड़ा पेचीदा है। सच में, जब पहली बार इस फॉर्मूले को लिखा जाए तो सिर चकरा जाता है। चलिए इस चुनाव के गणित को डिकोड करते हैं। विधान परिषद यानी एमएलसी के सदस्य आखिर चुने कैसे जाते हैं? तो इसका गणित वाकई अनोखा है। कुल सीटों को 5 अलग-अलग हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा कुल सदस्यों का 1/3 राज्य के विधायकों द्वारा चुना जाता है। अच्छा, मतलब 13 तो विधायक ही चुन लेते हैं? जी। दूसरा हिस्सा अगले 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों यानी नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों और पंचायतों द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है। तो 1/3 और 1/3 मिलकर हो गए 66%। आगे क्या? अब आता है तीसरा हिस्सा। कुल सदस्यों का 11/12 यानी 1/12 माध्यमिक स्तर या उससे ऊपर के उन शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं जिन्हें पढ़ाते हुए कम से कम 3 साल हो गए हों। अरे वाह, शिक्षकों को सीधे वोट करने का अधिकार। बिल्कुल। और चौथा हिस्सा अगले 112 सदस्य उन स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं जिन्होंने 3 साल पहले अपनी डिग्री पूरी कर ली हो। अगर मैं इसे जोड़ूं तो 112 और 112 मिलकर हो गए 24, यानी लगभग 16.6%। तो 66% में 16.6% जोड़ा तो लगभग 83% सीटें भर गईं। आपकी कैलकुलेशन एकदम सही है। अब बाकी बची 16 सीटों का क्या होता है? ये जो अंतिम 16 सदस्य हैं, ये सीधे राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अच्छा, ये वो लोग होते हैं जिन्होंने कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में असाधारण काम किया हो। अब जब हमें ये पता चल गया है कि इन सदनों में बैठता कौन है, तो अब ये देखते हैं कि वहां असल में काम कैसे होता है, या यूं कहें कि वहां युद्ध कैसे लड़ा जाता है। बिल्कुल। कैसे कागज का एक पन्ना जिस पर कुछ नियम लिखे हैं एक ऐसा कानून बन जाता है जिसका पालन 125 करोड़ से ज्यादा लोगों को करना पड़ता है। तो इस प्रक्रिया को विधेयक से अधिनियम यानी बिल से एक्ट बनने का सफर कहते हैं। कोई भी बिल 3 प्रमुख चरणों से गुजरता है जिन्हें वाचन या रीडिंग कहा जाता है। प्रथम वाचन तो बहुत सीधा होता है ना, जहां बस बिल को पेश किया जाता है और उसके शीर्षक को पढ़ा जाता है। वहां कोई बहस नहीं होती। असली ड्रामा तो द्वितीय वाचन में होता है। एकदम सही। द्वितीय वाचन विधायी प्रक्रिया का दिल है। यहीं पर बिल के एक एक शब्द पर चीर-फाड़ होती है। समितियां इसकी जांच करती हैं, पक्ष विपक्ष आमने सामने होते हैं, संशोधन पेश किए जाते हैं और जो बिल यहां से बच निकलता है वो तृतीय वाचन में जाता है, जहां बस इस बात पर मतदान होता है कि बिल को पास किया जाए या नहीं। जी हाँ। और एक सदन से पास होने के बाद ये पूरी प्रक्रिया दूसरे सदन में दोहराई जाती है और अंत में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से वो कानून बन जाता है। सुनने में ये एक बहुत ही सभ्य और व्यवस्थित प्रक्रिया लगती है, लेकिन यहाँ आकर बात वाकई बहुत रोचक हो जाती है। वो कैसे? क्योंकि जब हम संसद की असल कार्यवाही देखते हैं या इन टॉपर स्टाइल नोट्स के तकनीकी शब्दों को पढ़ते हैं तो कुछ ऐसी शब्दावलियां सामने आती हैं जो किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म की तरह लगती हैं। अच्छा, आप किन शब्दों की बात कर रही हैं? उदाहरण के लिए एक शब्द है फिलिबस्टर, मतलब सदन में जानबूझकर इतनी लंबी लंबी बातें करना, घंटों भाषण देना या इतना शोर शराबा करना कि बिल पर मतदान का समय ही निकल जाए। हाँ, इसे बिल को बातों से ही मार देना भी कहते हैं। बिल्कुल। और आपको बता दूं, ये अक्सर विपक्ष का हथियार होता है। जब विपक्ष को पता होता है कि मतदान होने पर वे हार जाएंगे क्योंकि उनके पास संख्या बल नहीं है, तो वे मतदान को रोकने की कोशिश करते हैं। और इसके जवाब में सत्ता पक्ष के पास जो हथियार है उसका नाम तो और भी अजीब है, कंगारू। जी, कंगारू क्लोजर। जैसे कंगारू लंबी छलांग लगाता है ना, वैसे ही जब समय कम होता है तो अध्यक्ष महोदय बिल के छोटे मोटे हिस्सों को छोड़कर सीधे सबसे अहम हिस्सों पर छलांग लगाते हैं और उसी पर बहस कराकर वोटिंग करा लेते हैं। बिल्कुल।
और सबसे आक्रामक उपकरण है गिलोटिन। ये शब्द तो फ्रांसीसी क्रांति की याद दिलाता है, जहां लोगों का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इसका संसदीय अर्थ भी कुछ वैसा ही है, चर्चा का गला घोट देना। वो कैसे काम करता है? देखिए, मान लीजिए बजट सत्र का आखिरी दिन आ गया है, रात के 11 बज रहे हैं और कई मंत्रालयों के बजट पर अभी चर्चा ही नहीं हुई है। तब स्पीकर गिलोटिन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। वे कहते हैं समय समाप्त हो गया है, अब कोई बहस नहीं होगी और जितने भी बिल बचे हैं उन सब पर एक साथ बिना बहस के वोटिंग करा ली जाती है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये सिर्फ शोर शराबा नहीं है, ये असल में एक रणनीतिक युद्ध है। बिल्कुल। विपक्ष फिलिबस्टर से समय बर्बाद करना चाहता है और सरकार गिलोटिन से समय बचाकर अपना काम निकालना चाहती है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये सब लोकतंत्र में चेक एंड बैलेंस बनाए रखने के उपकरण हैं। भले ही ये बाहर से अराजकता लगे, लेकिन ये संसदीय प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। और इसी रणनीतिक युद्ध को नियंत्रण में रखने के लिए कुछ बहुत ही सख्त नियम भी बनाए गए हैं। अब हम उस आंकड़े पर आते हैं जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरुआत में किया था, 55 लोगों का आंकड़ा। जी, अनुच्छेद 100, जो गणपूर्ति या कोरम की बात करता है। हाँ, कोरम। कोरम का मतलब है सदन की कार्रवाई शुरू करने के लिए सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक उपस्थिति। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा दोनों के लिए यह कुल सदस्य संख्या का 10% है। मतलब लोकसभा के 550 सदस्यों का 10% यानी 55 सदस्य। बिल्कुल। अगर 54 सांसद भी बैठे हैं तो स्पीकर अपनी कुर्सी पर बैठकर सीधा कह देंगे कि सदन की कार्रवाई स्थगित की जाती है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये 10% का नियम ही क्यों? मतलब क्या 50% नहीं होना चाहिए था? देखिए, 50% इसलिए व्यवहारिक नहीं है क्योंकि सांसदों को अपने अपने क्षेत्रों में, संसदीय समितियों में और अन्य कार्यों में भी हिस्सा लेना होता है। उनका हर दिन सदन में मौजूद रहना असंभव है। ये तो है। लेकिन 10% से नीचे जाने का मतलब है कि सदन में उस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए पर्याप्त प्रतिनिधि ही नहीं है। ये नियम इसलिए है ताकि रात के अंधेरे में 10-15 सांसद मिलकर चुपके से कोई कानून पास न कर दें। अरे वाह, ये तो बहुत जरूरी सुरक्षा कवच है। एक और पद है जो अक्सर चुनाव के तुरंत बाद चर्चा में आता है, प्रो टेम स्पीकर। जी। जब चुनाव के बाद नई लोकसभा बनती है तो सारे सांसद तो नए होते हैं, तो उन्हें शपथ कौन दिलाता है? इसके लिए राष्ट्रपति अक्सर सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य को कुछ दिनों के लिए अध्यक्ष बनाते हैं, जिसे प्रो टेम स्पीकर कहते हैं। बिल्कुल। और इनका एकमात्र बड़ा काम है सांसदों को शपथ दिलाना और नए स्थायी स्पीकर का चुनाव करवाना। और सदन के भीतर इस शक्ति संतुलन को बनाए रखने में विपक्ष के नेता की भूमिका को भी कम नहीं आंका जा सकता। जी हाँ, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। किसी पार्टी को यह पद तभी मिलता है जब उसके पास सदन की कुल सीटों का कम से कम 10% हो। और ये सिर्फ बोलने के लिए कोई पद नहीं है ना। इस पद पर बैठे व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री के बराबर का वेतन, सुरक्षा और दर्जा मिलता है। बिल्कुल। ये संस्थागत तरीके से विपक्ष को मजबूत करने का एक उपाय है। अब बात करते हैं सदन के कैलेंडर की। साल भर में ये सांसद और मंत्री कब कब मिलते हैं? अनुच्छेद 85 के तहत संसद के 3 मुख्य सत्र होते हैं। जी। साल की शुरुआत होती है बजट सत्र से, जो फरवरी से मई तक चलता है। ये सबसे लंबा सत्र होता है। फिर मानसून के समय जुलाई से सितंबर तक मानसून सत्र आता है और साल का अंत शीतकालीन सत्र से होता है, जो नवंबर-दिसंबर में चलता है। और आपको बता दूं, इन सत्रों को बुलाने और खत्म करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। इसी कड़ी में अनुच्छेद 86 और 87 भी आते हैं। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से जुड़ा है ना? जी। हर साल के पहले सत्र की शुरुआत में और हर आम चुनाव के बाद नई लोकसभा के पहले सत्र में राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम रहता है लोगों को। इस लंबे चौड़े भाषण में राष्ट्रपति सरकार की पीठ थपथपाते हैं, नीतियां बताते हैं। तो क्या राष्ट्रपति ये भाषण खुद लिखते हैं? बिल्कुल नहीं। ये संसदीय लोकतंत्र की एक बहुत ही स्थापित परंपरा है कि राष्ट्रपति का यह अभिभाषण खुद मैनेजमेंट टीम यानी कैबिनेट द्वारा ही लिखा जाता है। अच्छा। जी। राष्ट्रपति सिर्फ सरकार के विजन को सदन के पटल पर पढ़ते हैं। तो ये इस बात का एक और प्रमाण है कि असली शक्ति कहाँ है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो वागले एकेडमी के इन बेहतरीन नोट्स के जरिए हमने एक बहुत लंबा सफर तय किया है। बिल्कुल। हमने देखा कि 15% के कड़े नियम ने कैसे जंबो कैबिनेट की बुराइयों को खत्म किया। हमने विधान परिषद के 112 और 13 वाले उस पेचीदा चुनावी गणित को डिकोड किया।
जिसके पीछे एक बौद्धिक सदन बनाने की सोच थी। जी। और हमने गिलोटिन व फिलिबस्टर जैसे शब्दों के जरिए सदन के भीतर चलने वाले उस वैचारिक युद्ध को भी समझा। अनुच्छेदों के पीछे का विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों आज हमारे सामने स्पष्ट हुए हैं। बिल्कुल। आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। नमस्कार।